हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो आपको समझने में थोड़ी तकलीफ़ आ सकती है, इसलिए आज हम उसको हिंदी में डिस्कस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ पाएँ। ठीक है? तो ये टॉपिक क्या है? बायलैटरल नेटिंग। अब ये बायलैटरल नेटिंग का टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए एक पार्लियामेंट में बिल लेकर आई है और ये बायलैटरल नेटिंग के मैकेनिज़्म को इंडिया में एक लॉ के थ्रू लाना चाहते हैं। अभी बायलैटरल नेटिंग को समझने के लिए आप सिंपल भाषा में सोचिए कि दो लोग आपस में अपनी लाइबिलिटीज़ को ऑफसेट कर रहे हैं, या फिर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो उसके मैकेनिज़्म को आपस के दो लोग कैसे एक दूसरे को अपनी लाइबिलिटीज़ को ऑफसेट करेंगे, उस मैकेनिज़्म को हम कैसे डील करेंगे, उस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं बायलैटरल नेटिंग। आपको एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ कि समझ लीजिए कि आपने मुझे 200 रुपये देने थे, ठीक है, और मैंने आपको 150 रुपये देने थे। तो जनरली जब हम दोनों बात करेंगे बायलैटरली, बायलैटरल मतलब दो लोगों के बीच की आपस की बात, तो आप मुझे बोलेंगे कि आपने मुझे 200 देने थे, मैंने आपको 150 देने थे। तो ऐसा कीजिए, आप मेरे जो 150 हैं वो उस 200 में से काट के मुझे सिर्फ 50 दे दीजिए। ठीक है? तो पूरी ट्रांजैक्शन जो है, जो पहले 200 और 150, मतलब मैं आपको 200 रुपये देता, आप मुझे 150 रुपये देते, तो जो ट्रांजैक्शन 200 और 150 जो 350 की ट्रांजैक्शन थी, उसको हमने सिर्फ 50 रुपये की ट्रांजैक्शन के साथ आपस में डील कर लिया। तो अब वो 50 रुपये की ट्रांजैक्शन और 350 की ट्रांजैक्शन में फ़र्क कितना है? 7 गुना। अगर ये मैकेनिज़्म ना होता तो हमें 7 गुना पैसा इधर से उधर करना पड़ता। अब ये हमारे केस में तो आपको ये छोटी अमाउंट लग रही है, कम लग रही है, लेकिन ये बैंक्स के केस में बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक को बहुत हाई अमाउंट ओ करता होता है और उसको ऑफसेट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अब क्योंकि एक बैंक के पास कैपिटल एडिक्वेट उसको अपने पास रखनी पड़ती है। आप एग्जांपल लीजिए, छोटे छोटे एग्जांपल लेके करते हैं हम काम। ए बैंक के पास 1000 रुपये हैं कैपिटल, टोटल पैसा उनके पास 1000 रुपये है, और बी बैंक के पास भी 1000 रुपये है। अब आपको पता है कि आरबीआई ऐसा तो अलाउ नहीं करता कि 1000 रुपये टोटल पड़ा है आप सारा का सारा ही आगे उसको लोन में दे सकते हो। ठीक है? अब एग्जांपल लेते हैं कि आरबीआई कहता है कि आप सिर्फ 50% जो पैसा है आपके पास उसको आप लोन में दे सकते हो, बाकी आपको 50 अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है? अब अगर वो ऐसा, अब वो 500 रुपीज़ सिर्फ लोन दे सकता है और 500 उसको अपने पास हर कीमत पर रखना ही पड़ेगा, वो उसका आगे डील नहीं कर सकता। ठीक है? तो अब अगर आपके साथ उसे ट्रांजैक्शन करनी पड़ जाए, जो हमारी 200-150 की ट्रांजैक्शन ले लीजिए, आपको उस 500 रुपये में से ही वो 200 की ट्रांजैक्शन भी करनी है। वो आप, एक बैंक ने दूसरे बैंक को 200 रुपये दे दिया, दूसरे बैंक 150 रुपये उसको वापस कब देगा? अगर एक दिन का भी फ़र्क कर रहा है या रादर कुछ घंटों का भी फ़र्क कर रहा है, तो इतनी बड़ी अमाउंट में बैंक्स के लिए वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मारा जाता है। उस 500 रुपये का वो एक 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 दिन का, उस 500 में से 200 रुपये पे उसको एक एक दिन का कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना था। अगर वो इस मैकेनिज़्म को हम सिंपल कर दें कि सिर्फ 50 रुपये ही आप उसमें से दें, उस 500 में से आप सिर्फ 50 रुपये दें उन्हें, और 450 अपने पास रखें और उसको आप आगे लोन दे दीजिए, तो ये कितना अच्छा मैकेनिज़्म हो जाएगा। और सामने वाली पार्टी को एक एडिशन हो जाएगी, उसको अपनी कैपिटल बिल्कुल भी टच नहीं करनी पड़ी, उसको 500 के 500 पड़े रहे, बल्कि 50 रुपये उसके पास ज़्यादा आ गए एक्स्ट्रा। ठीक है? तो इस एक पूरे मैकेनिज़्म को चलाने के लिए बायलैटरल नेटिंग का कंसेप्ट लेकर आए हैं गवर्नमेंट। तो ये बायलैटरल नेटिंग, अभी तो बैंक्स जो हैं वो ए और बी आपस में नहीं कर सकते थे ऐसा, उनको अभी मल्टीलैटरल नेटिंग करनी पड़ती है। मल्टीलैटरल नेटिंग क्या है कि उनको आरबीआई, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अपने इकोनॉमिक्स में भी कि बैंक ऑफ सेटलमेंट का काम करता है आरबीआई। जितने भी ऑफसेट्स हैं, एक्सिस बैंक को आईसीआईसीआई बैंक से कितना पैसा लेना है, आईसीआईसीआई बैंक को एचडीएफसी बैंक से कितना पैसा लेना है, इन सब की जो ऑफसेटिंग है वो सब काम आरबीआई करता है। और इस ऑफसेटिंग में टाइम भी लगता है, और ये प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स भी है। उनकी कैपिटल भी आरबीआई पर कुछ टाइम के लिए फंसी रहती है। तो इस सब को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें कि दो बैंक्स अगर उनके पास कुछ मेजर ट्रांजैक्शंस आपस में हुई हैं,
और कुछ लाइबिलिटीज़ आपस में है, तो वो उसको आपस में ही अगर उसको दो बैंक्स, क्योंकि बायलैटरल बात कर रहे हैं ना, दो बैंक्स, एक या एक से ज़्यादा बैंक आपस में अगर वो अपने लाइबिलिटीज़ को ऑफसेट कर लें तो हमारी कैपिटल कितनी ज़्यादा बच जाएगी एक टाइम पर। ठीक है, तो ये कैपिटल को जो हमें बचा कर रखना है, जो एक टाइम पर हमें 500 रुपये, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो एक टाइम पर होने चाहिए। ये कैपिटल एट हमारे बेसल नॉर्म्स कहते हैं ना कि 12.5% का जैसे बेसल 3 नॉर्म्स कुछ बोलता है कि असेट्स रिस्क वेटेड असेट्स का 12.5% आपके पास एक समय पर बैंक के पास होना चाहिए। आप सिंपल से एग्जांपल में आपको मैं दे रहा हूँ, असल में ये इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। उस 1000 रुपये में से जो बैंक के पास टोटल है, जो असेट्स हैं, उसमें से उसे 125 रुपये अपने पास हमेशा रखने हैं, वो उसको आगे लैंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस बेसल नॉर्म्स को अचीव करने में भी वो हेल्प करेगा, ये बायलैटरल नेटिंग का कंसेप्ट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप मार्केट एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। अब ये क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप मार्केट क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने आपका नाम है विकास। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। विकास ने किंगफिशर एयरलाइंस के बॉन्ड्स खरीदे, 1000 रुपये के बॉन्ड्स खरीदे, और किंगफिशर एयरलाइंस ने कहा कि आपको 5 साल के बाद मैं 1200 रुपये दूंगा। ठीक है, तो आपने 1000 रुपये उनका बॉन्ड्स उनसे खरीदे, आपने एक तरह से लोन दे दिया किंगफिशर एयरलाइंस को, जो कि 5 साल बाद किंगफिशर एयरलाइंस आपको 1200 रुपये वापस करेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि किंगफिशर एयरलाइंस का जो क्रेडिट रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, तो आप अपने 1000 रुपये को बचाने के लिए क्या करते हो, LIC के पास जाते हो कि 1200 रुपये देने की बात हुई है किंगफिशर एयरलाइंस की मुझे, क्योंकि मैंने उसे 1000 रुपये दिए हैं, तो मुझे ऐसा आप कीजिए कि आप एक तरह से इंश्योरेंस कर दीजिए कि अगर मुझे किंगफिशर एयरलाइंस नहीं देता पैसे 5 साल के बाद, तो आप मुझे वो 1000 रुपये दे दीजिएगा। ठीक है, 1000 भी हो सकता है, वो 1200 रुपये के ऊपर भी बात हो सकती है। ठीक है, विद इंटरेस्ट भी बात हो सकती है। तो अब वो जो अगर लेट्स अज्यूम 1200 के ऊपर ही बात बन गई आपकी LIC के साथ, तो LIC वो आपको मुफ्त में तो काम करेगा नहीं, वो इतना बड़ा, वो एक तरह से इंश्योरेंस करके दे रहा है आपको, तो वो फ्री में तो करेगा नहीं। वो क्या कहेगा कि मैं इसमें से 25 रुपये रख लूँगा, तो वो आपको सिर्फ 1175 रुपये देगा। आपको पहले एक तरह से प्रीमियम देना है 25 रुपये। ठीक है, तो 25 रुपये आपने प्रीमियम दे दिया इस पूरी ट्रांजैक्शन का। अगर तो किंगफिशर एयरलाइंस आपको पैसे दे देता है, ठीक है, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 175 रुपये का। पहले आपको 200 रुपये का प्रॉफिट होना था जब आपने इंश्योरेंस नहीं कराई थी। क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराई LIC से, तो LIC ने आपसे 25 रुपये प्रीमियम लिया, उस 200 पे आपके प्रॉफिट में से वो 25 रुपये प्रीमियम काट लीजिए, तो आपको प्रॉफिट सिर्फ 175 का हुआ। अब ये एक तरह से जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए आपने जो इंश्योरेंस कराई, उसको हम कहेंगे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी आपने कराई। ठीक है, अब LIC को भी ये लगता है कि इस विकास ने जिस किंगफिशर एयरलाइंस के जो बॉन्ड खरीदे हैं, मुझे भी, LIC को भी ऐसा लग रहा है कि किंगफिशर एयरलाइंस शायद पैसा वापस ना कर पाए। ठीक है, तो अब वो LIC भी क्या करेगा, इस एक इंस्ट्रूमेंट को, जो आपके इंश्योरेंस के जो कागज़ हैं, उसको डेरिवेटिव का कंसेप्ट में नहीं जाते, मैं आपको सिंपल भाषा में ही समझा रहा हूँ, इसीलिए कि उस कागज़ को वो HDFC के पास लेके जाएगा कि ऐसा करो HDFC, अगर तो किंगफिशर एयरलाइंस पे कर देता है सारा का सारा पैसा विकास को, तो सारा का सारा आपको जो 25 रुपये में से, क्योंकि अब LIC भी कुछ कमाएगा, तो वो 5 रुपये अपने पास रख लेगा, तो वो कहेगा कि 20 रुपये जो प्रीमियम है, जो मेरे को 25 रुपये मिलना था, उसमें से 20 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगा, 5 रुपये अपने पास रखूँगा। ठीक है, तो एक तरह से वो इंश्योरेंस के कागज़ों में जो एक तरह से डील हो रही है LIC और HDFC के बीच में, अब HDFC भी आगे ऐसे किसी के पास जा सकता है, तो ये जो पूरा के पूरी मार्केट बच जाएगी ऐसे इस क्रेडिट डिफ़ॉल्ट की सिक्योरिटी के लिए को डील करने के लिए, इसको हम कहेंगे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप मार्केट। ठीक है, अब ये बायलैटरल नेटिंग कैसे हेल्प करेगी उसमें, कि समझ लीजिए किंगफिशर एयरलाइंस ने सच में डिफ़ॉल्ट कर दिया। ठीक है, उसने विकास को पैसे जो 1200 रुपये देने थे वो नहीं दिए, अब LIC को 1200 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब LIC ने 1200 रुपये दिए,
₹25 तो उन्होंने प्रीमियम लिया हुआ था, तो उनको टोटल नुकसान 1175 का हुआ। अब ऐसा ही कहीं आपके केस में तो उनको पैसे देने पड़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनको कई जगहों पर प्रॉफिट भी हुआ होगा, क्योंकि हर कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस की तो नहीं है, की तरह नहीं है, और हर कस्टमर आपकी तरह नहीं है। कुछ ऐसे कस्टमर्स भी उनके पास आए होंगे इंश्योरेंस कराने, जिनको उनकी कंपनी, जो उनकी जिनकी ओरिजिनल कंपनी ने पैसा दिया होगा, तो उस साइड से जो उनको प्रॉफिट हुआ है उसको ऑफसेट करने के लिए भी वो अपने अपने जो लॉस, उनका जो आपकी तरफ से लॉस हुआ है, उसको कहीं और के प्रॉफिट से वो ऑफसेट करने के लिए भी बायलैटरल नेटिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छा होगा। अब ये क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप जो मार्केट है ना, ये हमारी कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कॉरपोरेट बॉन्ड, जो ये किंगफिशर एयरलाइंस जो बॉन्ड का पैसा उठा रही है आपसे, उसको चलाने में हेल्प करेगा। एक तरह से इंश्योरेंस का काम कर रही है ना ये क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप मार्केट कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए। अगर आपको ये इंश्योरेंस ना मिलती तो आप क्या कभी किंगफिशर एयरलाइंस के बॉन्ड्स खरीदते? एक जनरल इन्वेस्टर नहीं खरीदते ना। तो ये इंश्योरेंस की जो मार्केट, मैं इंश्योरेंस शब्द आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, असल में ये इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये इंश्योरेंस अगर ये मार्केट में ना होती तो आप इन्वेस्टर जनरली कंपनीज़ के बॉन्ड्स को खरीदेंगे ही नहीं, या फिर बहुत जो रिस्की हैं कंपनीज़ उनके बॉन्ड्स को नहीं खरीदेंगे। अब कुछ कंपनीज़ जो रिस्की तो हैं लेकिन वो सच में आगे अच्छा परफॉर्म करना चाहती हैं, उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए, उसके लिए वो बॉन्ड मार्केट में जाती हैं और कॉरपोरेट बॉन्ड्स इशू करती हैं। उस मार्केट को चलाने के लिए क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप मार्केट ताकि कोलैप्स ना हो जाए, उसके लिए ये बायलैटरल नेटिंग का जो मैकेनिज़्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ये क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप मार्केट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी बता दी है। अब इसमें रिस्क क्या है, ठीक है। अब आपने बायलैटरल नेटिंग का मैकेनिज़्म ले आए, बायलैटरल नेटिंग से कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट भी आ गया और क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप मार्केट भी आ गया। अब ये एक ऐसा रिस्क, अब इसमें एग्जांपल भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 और 8 का दिया है, ठीक है। अब जो जैसे मैंने आपको बॉन्ड का एग्जांपल दिया है, जो कॉरपोरेट बॉन्ड का, अब सोचो कि सच में सारी कंपनीज डिफ़ॉल्ट करने लग गई। किंगफिशर एयरलाइंस ने भी डिफ़ॉल्ट कर दिया, फिर जैसे जो LIC था जिसने और कस्टमर्स को ऐसे इंश्योरेंस किया हुआ था, उन कंपनीज़ ने भी डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया। फिर तो हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि LIC कहीं से भी ऑफसेट कर ही नहीं पाएगा। हमारा जो आगे भी जितने उन्होंने इसमें डेरिवेटिव्स में डील किया हुआ था, जो इंस्ट्रूमेंट्स में डील किया था, उसको कहीं से भी ऑफसेट का कोई मैकेनिज़्म मिलेगा ही नहीं। जो उसका लॉस था वो कहीं से भी अगर उसको प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है तो वो ऑफसेट कर ही नहीं पाएगा, या फिर वो जो ऑफसेट की अमाउंट है वो इतनी कम होगी कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो उससे हमारी इकोनॉमी को ख़तरा हो सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशंस जिसमें लिखा है जैसे कि RBI, सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये रिस्क पता है, इसके लिए वो अलग से रेगुलेशंस बनाएंगे कि कैसे इसमें डील किया जाए। अब वो कह रहे हैं कि बायलैटरल नेटिंग का जो लॉ है वो बहुत ही केयरफुली हमने क्राफ्ट किया है, इतना सिंपल नहीं होगा कि आपस में डील करना। उसके लिए हमें बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ISDA क्या है? इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन, ये एक एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें डील करती है। उसके साथ भी गवर्नमेंट ने बात करके पूरा ये रेगुलेशन बनाया है, ये लॉ बनाया है। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो ये कह रहे हैं कि एज़ द टाइम गोज़, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे न्यू चैलेंजेस आते रहेंगे, हम इसमें और सुधार लाते रहेंगे, न्यू अच्छे रेगुलेशंस बनाते रहेंगे। हम सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल डर के चक्कर में इस पूरी मार्केट को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट हमारे इकोनॉमी को चलाने के लिए, हमारी कंपनीज़ को चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस एक मार्केट को चलाने के लिए जो एक मैकेनिज़्म जो है हमारा बायलैटरल नेटिंग का मैकेनिज़्म, ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं एक अच्छे और टॉपिक के साथ जो आपने शायद ना पढ़ा हो। अब ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये टॉपिक आपने शायद इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा था, तो इसलिए हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम हम एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।